हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। एक बार पुनः हम जो है बायोलॉजी की सीरीज लेकर के आए हुए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम लोग इसमें टीचर्स की वैकेंसी के लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, केवीएस, एनवीएस, DSSB की बात कर रहे हैं। उसमें जो बायोलॉजी का पार्ट है, यानी जो लोग बायोलॉजी से दे रहे हैं टीजीटी, पीटी, एलटीजीआईसी को, उसको हम जो है समय से एकदम टाइम पे या उससे पहले कह लें तो उसको हम समरी के रूप में सारे चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले वीडियो मैंने बनाया था इसका, उसकी आवाज़ यानी साउंड जो है प्रॉपर नहीं थी। इसको मैं दोबारा इसको जो है फिर से वीडियो बना दे रहा हूँ जिससे आवाज़ आपको क्लियर लगे, क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छे हैं। सारे चैप्टर के समरी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पहले सेल को लेकर चल रहे हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो सेल का बनाया हुआ है ना। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 45 नंबर, यानी 44 नंबर तक हमने वीडियो बनाया है, जिसमें हमने शुरुआत में प्रोकैरियोट सेल, यूकैरियोटिक सेल, है ना, इसमें जो प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, है ना, सेल मेम्ब्रेन, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ा है। अब आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं इसमें और क्या है। जो चैप्टर को समरी यानी कि जो एकदम क्रीम पॉइंट है उसको हम लेके आ रहे हैं, जिससे कि एक वीडियो, 2 वीडियो, मैक्सिमम 3 वीडियो में एक चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। तो इस सेल चैप्टर को हम आगे देखते हैं। इसमें आगे हमने लिखा हुआ है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। आपसे पूछता है कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स आते हैं। इसको याद करने के लिए आप ट्रिक याद करिए, वो गर्ल सिस्टम न्यूक्लियोमा, न्यूक्लियोमा, न्यूक्लियोमा लिखा हुआ है। वो गर्ल, वो मतलब वैक्यूल, जी मतलब गाल्जी बॉडी, ER मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, L मतलब लाइसोसोम और N मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सभी क्या है भाई? ये सभी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। यानी आपसे पूछ देगा विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, उसमें से ये कोई दे देगा ढेर सारा, उसमें एक ऐसा देगा जो नहीं है, इसमें से नहीं है, मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया लिख दिया तो आप लिखेंगे कि वो इंडो सिस्टम का पार्ट नहीं है। इस तरह सवाल पूछेगा तो आप याद रखेंगे वैक्यूल, गाल्जी बॉडी, ER, लाइसोसोम और इंडो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सभी क्या है? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है। यहाँ पे देखें तो ER से गाल्जी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, गाल्जी बॉडी से वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, वैक्यूल से लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। ये भी सीक्वेंस आप याद कर सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे आगे हमें लिखा हुआ है इंडो सिम्बायोट थ्योरी। इंडो सिम्बायोट थ्योरी क्या है? इंडो सिम्बायोट थ्योरी को जो किसने दिया था? मार्गुलिस और अल्टमान ने दिया था। इनका कहना था ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है क्या? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन्स विथ प्रोकैरियोटिक, यानी जितने भी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, ये सब सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन है। इनका प्रोकैरियोटिक के साथ क्या रिलेशन है, क्या ये संभावना दर्शाते हैं, इसके बारे में ये इंडो सिम्बायोट थ्योरी दिया गया था। तो आपसे पूछ सकता है कि इंडो सिम्बायोट थ्योरी किसने दिया? आप बोलेंगे मार्गुलिस और अल्टमान ने। आपसे पूछेगा इंडो सिम्बायोट थ्योरी किसको एक्सप्लेन करता है, तो आप बताएंगे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन को। आपसे पूछेगा किससे जो है ये एक्सप्लेन करता है या किससे रिलेटेड है, तो आप बोलेंगे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन से। और किसके साथ कंपेयर कर रहा है, तो आप बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल से। यहाँ पे सवाल पूछ सकता है। अगला हम लिखे हुए हैं, अगला ऑर्गेनेल्स है लाइसोसोम। आपको हमने कई ऑर्गेनेल्स बताया, उसमें अगला ऑर्गेनेल्स है लाइसोसोम, जिसका pH 5.6 होता है, 5.6 होता है। और इसका मार्कर एंजाइम एसिड फास्फेटेज है। क्या है? आपसे पूछता है लाइसोसोम का मार्कर एंजाइम क्या है, तो आप बताएंगे क्या भाई? बताएंगे एंजाइम, क्या बताएंगे? एंजाइम एसिड फास्फेटेज। क्या है भाई? एसिड फास्फेटेज लाइसोसोम का मार्कर एंजाइम है। इसे सेलुलर स्कैवेंजर से बोलते हैं। इसे जो है आपको पता है कि इसे सुसाइड बैग भी बोलते हैं, है ना, इसको सुसाइड बैग भी बोलते हैं। इसमें हाइड्रोटिक एंजाइम पाया जाता है। ये सब बात तो आप पहले से जानते हैं। ये 2 बात याद रखेंगे, क्योंकि हम लोग समरी पढ़ रहे हैं तो सारी बात को एक साथ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, वही बात आपको बता रहे हैं जो आपको या तो नहीं पता है या आप जो है रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं या जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अगला ऑर्गेनेल्स हम लिखते हैं ER। ER क्या होता है भाई? ER मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले गार्नियर ने देखा था। आपसे पूछेगा कि हुज वैज्ञानिक या हु साइंटिस्ट विच लुक्स फर्स्ट टाइम ER, तो क्या लिखेंगे? गार्नियर। गार्नियर ने इसको क्या कहा था भाई? ER कहा था। इसको अर्गेस्टोप्लाज्म भी कहा जाता है। इसको पोर्टर ने खोजा था। देखा कौन था? गार्नियर। खोजा कौन था? पोर्टर। इसको अर्गेस्टोप्लाज्म भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। ये कहाँ? बैक्टीरिया में और मैमल्स के RBC में ये एब्सेंट होता है।
मैमल्स के आरबीसी में और बैक्टीरिया में ये अब्सेंट होता है कौन, ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, है ना। आर क्योंकि जो ईआर होता है ये दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं एसईआर और एक को बोलते हैं आरईआर। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ मतलब उसमें राइबोसोम नहीं है और रफ मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम है। ये कहां पर, जैसे मैंने न्यूक्लियस बना दिया, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के चारों तरफ ये ईआर पाया जाता है, ईआर पाया जाता है, और बाहर साइड में जो होते हैं उसमें राइबोसोम लगे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रफ ईआर यानी आरईआर, और जो अंदर हैं ये स्मूथ हैं इसलिए इसको बोलते हैं एसईआर। तो यहां कह रहा है कि आरईआर यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मोर स्टेबल, यानी दोनों में से स्टेबल कौन है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोर स्टेबल है, बट एसईआर इज मोर डायनेमिक। तो आपसे पूछ सकता है कि सबसे स्टेबल ईआर कौन सा है, आरईआर की एसईआर, तो आप क्या बताएंगे, आरईआर। आपसे पूछेगा कि ज्यादा मोर डायनेमिक कौन है, आरईआर की एसईआर, तो आप बताएंगे एसईआर इज मोर डायनेमिक। ये दो क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ये राइबोफोरिन प्रोटीन पाया जाता है, इसमें ईआर में क्या पाया जाता है, राइबोफोरिन प्रोटीन पाया जाता है, और यार मॉडिफाइड निसल्स ग्रेन्यूल्स। अब जरा याद करिए, जब आप बना रहे थे न्यूरॉन्स को, अगर मैं न्यूरॉन्स को बनाऊं, अगर न्यूरॉन्स को हमने इस तरह से बनाए अगर, तो ये है एक्सॉन, ये है साइटोन, और ये क्या है डेंड्रॉन, और इसके आगे है डेंड्राइट। तो हमने कहा कि साइटोप्लाज्म जो है इस साइटोन में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और इसी के अंदर निसल्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि निसल्स ग्रेन्यूल्स कहां प्रेजेंट होते हैं, तो आप बोलेंगे न्यूरॉन्स के अंदर। न्यूरॉन्स में कहां, साइटोन में। साइटोन में कहां, साइटोप्लाज्म में। तो अगर ये कहता है कि निसल्स ग्रेन्यूल कहां है, तो आप बता देंगे न्यूरॉन में। लेकिन अगर ये पूछता है कि ये निसल्स ग्रेन्यूल्स किसके मॉडिफिकेशन है, तो आप क्या बताएंगे, आरईआर यानी आर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मॉडिफिकेशन से ही बने होते हैं क्या, निसल्स ग्रेन्यूल्स। और ये और क्या फॉर्म करते हैं, फॉर्म एनटीएम। एनटीएम मतलब न्यूरोट्रांसमीटर, ये न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं कौन भाई, ये न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं आरईआर, यानी कि ये ईआर जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है। न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ होते हैं, तो न्यूरॉन में सिनेप्टिक बल्ब पाए जाते हैं। ये सिनेप्टिक क्या है, सिनेप्टिक बल्ब है, इसी के अंदर ट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर इज सिचुएटेड इन सिनेप्टिक बल्ब विच आर प्रेजेंट इन न्यूरॉन, वो न्यूरॉन में पाए जाते हैं, और यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं और यहाँ पे जाकर के स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं माइक्रोसोम। माइक्रोसोम क्या है भाई, आपसे पूछ सकता है कि माइक्रोसोम क्या है, तो आप बोलेंगे माइक्रोसोम इज ए फ्रेगमेंट ऑफ ईआर, यानी ईआर के क्या है, ये फ्रेगमेंट हैं। ईआर के फ्रेगमेंट ही क्या कहे जाते हैं, माइक्रोसोम। तो आपसे पूछ देगा व्हाट इज मीन्ड बाय माइक्रोसोम, तो आप लिखेंगे माइक्रोसोम इज ए फ्रेगमेंट ऑफ ईआर, जिसको सबसे पहले कौन बताया था, क्लाउड ने बताया था। किसने बताया था, क्लाउड ने बताया था। और फॉर्म माइक्रोबॉडी, ये जो ईआर है वो क्या बनाती है, माइक्रोबॉडी बनाती है। माइक्रोबॉडी के बारे में आगे हम लोग अभी देखेंगे, आगे स्लाइड में आएगा। ठीक है, इसे जो है सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। किसको, ईआर को नहीं, ईआर का मॉडिफिकेशन है सर्को रेटिकुलम, और ये क्या करता है, ये स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। तो सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम बोलते हैं। तो आपसे पूछ सकता है स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम किसको बोलते हैं, तो आप बताएंगे क्या, आप बताएंगे सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मॉडिफिकेशन है ईआर का, ये भी याद रखेंगे। माइक्रोसोम भी क्या है, एक ईआर ही है, जो क्या करता है भाई, वो ईआर का फ्रेगमेंट है। ठीक है, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या भाई, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। यहाँ पे आप तीन टर्म समझिए, एक होता है ग्लाइकोजिनेसिस, पहला क्या है ग्लाइकोजिनेसिस, दूसरा है ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो यहां लिखा हुआ है, और एक होता है ग्लाइकोनियोजिनेसिस। तीनों बात को आप समझिए, एक हमने क्या बताया ग्लाइकोजेनेसिस, एक क्या बताया ग्लाइकोजिनोलाइसिस, एक हमने बताया ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो देखिए ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस।
उल्टा कर दीजिए, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और कोई नॉन नॉन जो है कार्बोहाइड्रेट है, कोई ना, जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, यहाँ लिख देते हैं प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, इसको ग्लूकोज में बदलना क्या कहलाता है, ग्लाइकोनियोजिनेसिस। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि ये ईआर में क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है। क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है। मींस क्या, मींस ये बात कहां से, ये वाला है, यानी कि ग्लाइकोजन किससे बदला जा रहा है, ग्लूकोज में। तो आप याद रखिएगा, ये तीनों टर्म याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं गोल्जी बॉडी। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। ध्यान रहे, अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो एग्जाम के व्यू से कम टाइम में मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनने की जो संभावनाएं हैं, है ना, उसको हम लोग ज्यादा कवर कर रहे हैं। सारे चैप्टर को हम एक साथ कंप्लीट नहीं पढ़ा रहे हैं, केवल जो जो इंपॉर्टेंट बनता है कि यहाँ क्वेश्चन से बन सकते हैं वो हम लोग पहले देख रहे हैं। तो देखिए, आप गाल्जी बॉडी को सिक्रेटरी ऑर्गेनेल्स भी बोल सकते हैं, सिक्रेटरी ऑर्गेनेल्स भी बोल सकते हैं, है ना, है ना, सीक्रेट नेचर का होता है। इसे बेकर्स बॉडी बोल सकते हैं, इसको ईडियोसोम भी बोलते हैं, ईडियोसोम बोलते हैं, इसको डिक्टियोसोम, प्लांट में इसको डिक्टियोसोम बोलते हैं, एनिमल में गाल्जी बॉडी बोलते हैं। इसे लाइपोकाइंड्रिया भी बोलते हैं, इसे डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी बोलते हैं। सोचिए, इतने नाम है, कितने नाम है, कितने नाम है गाल्जी बॉडी के। इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल बोलते हैं, इसे सिक्रेटरी बॉडी बोलते हैं, इसे डाल्टन बॉडी बोलते हैं, इसे इडियोसोम बोलते हैं, इसे प्लांट में डिक्टियोसोम बोलते हैं। इतने नाम से इसको जाना जाता है। किसी भी नाम से, बेकर्स बॉडी बोलते हैं, इसको इतने नाम से जाना जाता है। यानी यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये नाम दे देगा, बोलेगा कि ये किसका नाम है ना, तो आपको लिख देगा कि बेकर्स बॉडी आल्सो नोन एज, और ऑप्शन में दे देगा गाल्जी बॉडी। तो आपको पता रहेगा कि गाल्जी बॉडी को बेकर्स बॉडी बोला जाता है, तब तो आप लगाएंगे। आपको पता रहेगा इडियोसोम किसको बोलते हैं, गाल्जी बॉडी को बोलते हैं, तब तो आप टिक लगाएंगे। यानी यहां से आपसे, यहां से लेके यहां तक इसके जितने नाम हैं, सिक्रेटरी बॉडी किसको बोलते हैं, गाल्जी बॉडी को। तो इस तरह से आप इसको यहां तक अगर दिमाग में फिट कर लेंगे तो कहीं से क्वेश्चन आएगा, आप जो है क्वेश्चन को करेक्ट कर लेंगे। ये इसमें प्लियोमॉर्फिक नेचर का होता है। ये इसका स्ट्रेन क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। यानी हर ऑर्गेनेल्स का अपना एक स्ट्रेन है, मार्कर एंजाइम है। तो इसका मार्कर एंजाइम अभी क्या है, इसका क्या भाई, सिल्वर नाइट्रेट। ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, मेचोज सिव ट्यूब सेल। यानी अगर हम जब बात करते हैं प्लांट की, प्लांट में टिश्यू की बात करते हैं, तो हम जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं, जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं, तो वहां पे आता है सिव ट्यूब सेल। सिव ट्यूब सेल में बीजीए, बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में, सिव ट्यूब सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में ये गाल्जी बॉडी एब्सेंट होता है। क्या होता है भाई, गाल्जी बॉडी एब्सेंट होता है। यानी गाल्जी बॉडी एब्सेंट इन ट्यूब, सिव ट्यूब सेल एंड मेच्योर आरबीसी, सॉरी ब्लू ग्रीन एल्गी, और इन प्रोकैरियोट्स। यानी प्रोकैरियोटिक्स में पहला, दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी में दूसरा, तीसरा मेचोर सिव ट्यूब सेल में। इन तीनों में जो है गाल्जी बॉडी नहीं पाई जाती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमारे मुंह से निकल गया था कि मेचोर आरबीसी में नहीं पाया जाता। अभी आप कमेंट करके बताइए, मेचोर आरबीसी वाली बात में कहां से बोल गया कि ये मेचोर आरबीसी में कौन सा ऑर्गेन्स नहीं पाया जाता। अभी आप कमेंट बॉक्स हमको बताइए, क्योंकि गलती से मुंह से निकल गया तो क्वेश्चन ये बन जाना चाहिए। इसको क्वेश्चन के रूप में आप बताइए, मैमेलियन स्पर्म और आरबीसी में ये नहीं पाया जाता, मैमेलियन स्पर्म और आरबीसी में नहीं पाया जाता। ये भी देखिए लिखा है। ये दो टाइप के होते हैं, इसके दो फेस होते हैं। एक को बोलते हैं सिस फेस या कॉन्वेक्स फेज, एक को बोलते हैं ट्रांस या कॉनकेव फेज। जो सिस फेज होता है वो नियर न्यूक्लियस, यानी अगर हम न्यूक्लियस को ऐसे बना दें अगर, तो न्यूक्लियस के साइड में जो है गाल्जी बॉडी, जो न्यूक्लियस के साइड में है, इधर की ओर है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस या कॉन्वेक्स फेज। और जो न्यूक्लियस से दूर वाला फेस है उसको बोलते हैं ट्रांस या कॉनकेव फेज, या नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। ग्लाइकोसाइलेशन अभी हमने आपको बताया था, ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोनियोजिनेसिस। अब हम आपको दो चीज और जोड़ दे रहे हैं, ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन। ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है, ग्लाइकोसाइडेशन क्या होता है, यहां देखिए, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन।
ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन क्या कहा जाता है? ग्लाइकोसाइलेशन। और फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन या ग्लाइकोलिपिड कहिए, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड, ये ग्लाइकोप्रोटीन है और ये ग्लाइकोलिपिड है। तो ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? ग्लाइकोसाइडेशन। थोड़ा सा प्रिंट में गलत हो गया है लेकिन मैं बोल दे रहा हूं, अब उसको करेक्ट कर लीजिए, इसलिए रुक जाता हूं कि गलत हो गया है तो इसको सही किया जाए पहले। तो ग्लाइकोप्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? ग्लाइकोसाइडेशन। ग्लाइकोलिपिड का बनना क्या कहलाता है? ग्लाइकोसाइलेशन। तो ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइडेशन, ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोनियोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये 5 बातें हमने आपको बताया, आप इसको कंठस्थ कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला नंबर आता है राइबोसोम। ये ई नहीं है, ये ई के बाद आर नहीं है, राइबोसोम। राइबोसोम क्या बताए आपको? पता है कि सबसे जो है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है राइबोसोम, ये भी हमने आपको बताया था। सबसे स्मॉलेस्ट अगर ऑर्गेनेल राइबोसोम है तो सबसे लार्जेस्ट कौन है? तो प्लांट की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल प्लास्टिड है। ठीक है, एनिमल की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया है। प्लांट में दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गेनेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि एनिमल में तो प्लास्टिड पाया नहीं जाता है। एनिमल में सबसे बड़ा ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया और सबसे छोटा चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, उसमें राइबोसोम। तो राइबोसोम सबसे छोटा ऑर्गेनेल्स है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स है। इसको ऑर्गेनेल्स विथ ऑर्गेनेल्स या ऑर्गेनेली विथ ऑर्गेनेली बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गन यानी सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर भी पाया जाता है, जैसे प्लास्टिड में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। इसे प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं क्योंकि ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर पे आते हैं। यहाँ पे लाइसोसोम के बारे में दोबारा लिखा हुआ है। लाइसोसोम के बारे में हमने 2 बातें पढ़ी थी कि लाइसोसोम जो है ये स्क्वेंजर का काम करता है। अब लाइसोसोम के बारे में कुछ ज्यादा बातें लिखी हुई है, मैंने वहां बोला था लेकिन यहाँ पे आपको ऐड ऑन कर देते हैं कि लाइसोसोम को हम एटम बम बोलते हैं, इसे हम स्क्वेंजर ऑफ सेल बोलते हैं, इसे हम डाइजेस्टिव बॉडी बोलते हैं, इसे हम सुसाइड बैग बोलते हैं, इसे GERL बोलते हैं, वो गर्ल लिगुमालिबा जो हमने बताई थी आपको, इसे GERL बोलते हैं, इसे डिस्पोजल सिस्टम ऑफ बॉडी बोलते हैं। तो देखिए लाइसोसोम के कितने नाम हो गए? इतने नाम हो गए। जैसे मैंने गाल्जी बॉडी के बहुत सारे नाम बताए थे, वैसे लाइसोसोम के हम बहुत सारे नाम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, आप इसको दिमाग में रखेंगे। ठीक है, इसका पीएच जो है 5.6 होता है, इसके पहले ही बताए थे आपको हम। ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ देगा वो कौन सा ऑर्गेनेल्स है जो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, तो आप वहां पे लाइसोसोम और एग्जांपल में है, ऑप्शन में है, आप लाइसोसोम को लगाएंगे। क्योंकि जो लाइसोसोम होता है वो प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्शियरी लाइसोसोम, रेसिडुअल बॉडी, ये कई पार्ट के बने होते हैं, इनके कई रूफ होते हैं, कई अपर रूफ हैं, इसलिए ये कहते हैं कि लाइसोसोम जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। और इसे फैगोसाइटोसिस, ये फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस करता है। ठोस को डायरेक्ट खा लेना फैगोसाइटोसिस, लिक्विड को डायरेक्ट खा लेना पिनोसाइटोसिस है। तो ये फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस दोनों करता है। तो आपसे पूछ सकता है कि विच ऑर्गेनेल्स विच हैव कैरेक्टर ऑफ फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस, तो आपका एग्जांपल होगा लाइसोसोम। क्या एग्जांपल होगा? लाइसोसोम। ये ऑटोफेगी है, अपने आप को ये खुद मार लेता है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, आवश्यकता पड़ने पे इस एंजाइम को यूज करके स्वयं को मार लेता है। इसलिए इसको हम जो है क्या बोलते हैं भाई? इसलिए इसको हम सुसाइड बैग बोलते हैं, इसीलिए इसको हम ऑटोफेगी बोलते हैं। ये खुद का ऑटोलिसिस कर लेता है, इसलिए ऑटोलिसिस वाली कैरेक्टरिस्टिक ये है। इसका मार्कर एंजाइम एसिड फास्फेटेज है। आपसे पूछेगा कि लाइसोसोम का मार्कर एंजाइम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? एसिड फास्फेटेज। अभी आप बताइए, अभी मैंने ये नाम दोबारा बताया था इसके पहले, आप बताइए कि वो हमने कहाँ बताया था, है ना? ये जो क्या करता है? डिस्ट्रॉय कार्सिनोजेन, यानी का जो मतलब समझ रहे हैं, कैंसर कारक कारण को जो है हम कार्सिनोजेन बोलते हैं। ये कार्सिनोजेन को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, फिर 53 नंबर पे हम देखते हैं। अब नंबर आता है प्लास्टिड का। किसका नंबर आता है भाई? प्लास्टिड का। प्लास्टिड जो है, ये प्लास्टिड जो खोज है उसने किसने किया था भाई? हेकल ने किया था। किसने किया था? हेकल ने किया था। हेकल ने किया था। प्लास्टिड शब्द जो है, प्लास्टिड शब्द की खोज जो है या सिम्पर ने दिया था, यानी वर्ड सिम्पर ने दिया, और खोजा किसने? हेकल। तो प्लास्टिड खोजा किसने? हेकल। और प्लास्टिड शब्द कौन दिया? सिम्पर, याद रखेंगे। और क्लोरोप्लास्ट, ये अब देखिए प्लास्टिड जो है वो 3 टाइप के होते हैं। प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, एक को हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, और एक को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट नाम है वो कौन ने दिया? सैक ने दिया। क्लोरोप्लास्ट टर्म किसने दिया?
सिम्पर ने दिया। तो क्लोरोप्लास्ट को डिस्कवरी कौन किया? सैक्स। क्लोरोप्लास्ट जो है शब्द कौन दिया, टर्म कौन दिया? सिम्पर। प्लास्टिड शब्द कौन दिया? सिम्पर। यानी सिम्पर ने दो टर्म दिया था, क्या? पहला प्लास्टिड और दूसरा क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड को कौन खोजा? हेकल। और क्लोरोप्लास्ट को कौन खोजा? सैक। याद रहेगा? याद रहेगा, याद करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कुछ चीजें जो है वो डायरेक्टली याद ही करनी है, वो कॉन्सेप्चुअल नहीं है, वो साइंटिस्ट के नाम वगैरह हैं, तो ये आपसे पूछे ही जाएंगे। हम आपको एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरे साइंटिस्ट के नाम और उन्होंने क्या डिस्कवरी किया ये बताएंगे, वो कौन दिया, किसका नाम दिया, ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ। अब जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस होता है, मतलब कि व्हाइट कलर का होता है ना। और ये ल्यूकोप्लास्ट जो है तीन टाइप का होता है, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, है ना। इसके कितने टाइप हैं? तीन टाइप, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट। जो एमाइलोप्लास्ट है वो क्या इसका स्टोर करता है भाई? स्टार्च का। किसका? स्टार्च का स्टोर करता है। जो इलायोप्लास्ट है ये इसका स्टोर करता है फैट का स्टोर करता है। जो इलेरोप्लास्ट है वो प्रोटीन का स्टोर करता है। तो आपसे पूछ देगा कि वो कौन सा प्लास्टिड है जो प्रोटीन को क्या करता है? स्टोर करता है। तो एल्यूरोप्लास्ट। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप बताइएगा। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है ग्रीन लीफ, ग्रीन स्टेम में। और जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये कलरफुल होता है, यानी जो पेटल्स वगैरह हैं, जो फ्लावर के जो और भी कलर हैं, है ना, वो जो कलरफुल बातें हैं ग्रीन को छोड़ करके, वो किसके वजह से है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। तो हमने क्या बताया? प्लास्टिड शब्द जो है किसने दिया? सिम्पर ने दिया। प्लास्टिड तीन टाइप का होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट कलर का होता है और ये तीन टाइप का होता है, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और भाई एलिरोप्लास्ट। तीन टाइप का होता है। फिर दूसरा है क्लोरोप्लास्ट और तीसरा है क्रोमोप्लास्ट। आप इसको याद रखेंगे। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बनावट की बात देखें तो आपको यहीं पे, चलिए यहीं पे बना देते हैं, यही बना देते हैं। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात देखें तो अभी हमने कहा कि क्लोरोप्लास्ट सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स है, यानी प्लास्टिड सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स है। प्लास्टिड में भी कौन? क्लोरोप्लास्ट जो है सबसे जो है क्या है? लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स है। क्या है भाई? लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है इन प्लांट में सबसे लार्जेस्ट कौन है? जो है क्लोरोप्लास्ट। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बनावट देखें तो क्लोरोप्लास्ट का ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिक्के, क्वाइन शेप स्ट्रक्चर, क्वाइन शेप स्ट्रक्चर, एक क्वाइन शेप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थैलाक्वाइड। क्या बोलते हैं? थैलाक्वाइड। यानी एक क्वाइन को क्या बोलते हैं? थैलाक्वाइड। क्या बोलते हैं? थैलाक्वाइड बोलते हैं। और इसके पूरे ग्रुप को हम ग्रेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेनम। और इसके अंदर जो लिक्विड होता है इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। इनके मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। और ये मिडिल लैमिली से जुड़े हुए होते हैं, है ना, मिडिल लैमिली या स्ट्रोमा लैमिली से ये जुड़े हुए होते हैं, ये स्ट्रक्चर होता है। और इस थैलाक्वाइड पर जो है क्वांटासोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं थैलाक्वाइड पे? क्वांटासोम। क्वांटासोम पाए जाते हैं। और इस क्वांटासोम के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। तो हम कह सकते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कहाँ पाए जाते हैं? तो हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिक्के जैसी बनावट जिसको थैलाक्वाइड कहते हैं, उस थैलाक्वाइड के ऊपर क्वांटासोम है, उस क्वांटासोम के अंदर जो है क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। अब हम अगर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है, जो क्लोरोफिल है, जो पिगमेंट है, एक्चुअली कहें तो वो पिगमेंट है, ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो किस किस कलर का हो सकता है, ये बात हम समझ लेंगे। और ये भी बात समझेंगे कि ये क्लोरोप्लास्ट किस किस शेप का हो सकता है। तो पहले हम शेप देखते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट कप शेप का हो सकता है, किसमें? वॉल्वॉक्स और क्लेमाइडोमोनास में। ये जो हम शेप पढ़ रहे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से 1 नंबर का एक क्वेश्चन बनना तय है, 100% तय है। तो आपसे पूछेगा कब शेप क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? आप बताएंगे वॉल्वॉक्स और क्लेमाइडोमोनास में। आपसे पूछेगा गर्डल शेप कहां पाया जाता है? आप बताएंगे यूलोथ्रिक्स में। आपसे पूछेगा रेटिकुलेट का टाइप का कहां क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? तो आप बताएंगे ऊडोगोनियम में। आपसे पूछेगा रेवन शेप आकार क्लोरोप्लास्ट कहां पाया जाता है? तो आप बताएंगे स्पाइरोगाइरा में। आपसे पूछेगा स्टार शेप कहां पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे जाइगोनिमा में। आपसे पूछेगा डिस्क्वाइडल शेप कहां पाए जाते हैं? आप बताएंगे वाउचेरिया में। देखिए ये लिखा है वाउकेरिया और एक होता है वाउचेरिया,
वाउचेरिया, ये वोकेरिया है और ये वाउचेरिया है। वोकेरिया एक शैवाल है, वाउचेरिया एक एस्क्लेमेंथीज है जिससे फाइलेरियसिस होता है, हाथी पांव होता है, एलिफेंटेसिस को बोलते हैं, वो होता है। तो ये वो वी से है और ये डब्ल्यू से है, ये भी बात याद रखेंगे। और ये डाइमार्फिक होते हैं कहाँ, C2 प्लांट में, C2 प्लांट के लीफ में डाइमार्फिक होते हैं। इसमें दो पार्ट हैं, अभी हमने बताया, ग्रेना और स्टोमा। ग्रेना क्या है भाई, इस सिक्के के ढेर को, सिक्के के ग्रुप को, क्वाइन के ढेर को, क्वाइन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। इसके लिक्विड को स्ट्रोमा बोलते हैं। तो जो ग्रेनम पार्ट है उसमें फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन होती है और जो स्ट्रोमा होता है उसमें फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन होता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा, आपसे पूछेगा कि लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में होता है, तो आप बोलेंगे ग्रेना में। आपसे पूछेगा कि क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में, ये किस भाग में डार्क रिएक्शन होता है, तो आप बोलेंगे स्ट्रोमा में। तो फोटोसिंथेसिस के दो पार्ट, क्या, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहां होगा, स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन कहां होगा, ग्रेना में। आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, कुछ और बातें इसमें छूट गई हैं। तो देखिए अभी हमने यहाँ लिखा हुआ है क्वांटासोम, मतलब अभी हमने बताया ना कि सिक्के जैसी जो बनावट, इसको थैलाक्वाइड बोलते हैं, उसी थैलाक्वाइड पे क्वांटासोम पाए जाते हैं। उस क्वांटासोम क्या है भाई, ये क्वांटासोम इस क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो आपसे पूछ सकता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो आप क्या लिखेंगे, क्वांटासोम। ऑप्शन में क्या रहेगा, क्वांटासोम। तो आप लगाएंगे क्वांटासोम क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। और ये किसने बताया था, पार्क एंड पोन ने बताया था। और एक क्लोरोप्लास्ट में 230 से 250 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, यानी एक क्लोरोप्लास्ट में 230 से 250 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। थैलाक्वाइड के बारे में मैंने क्या बताया, सिक्के जैसी बनावट को हम थैलाक्वाइड बोलते हैं, जिसको मिनके ने जो है खोजा था, डिस्कवर कौन किया, मिनके ने किया। ये क्वाइन शेप होता है और ये क्या फॉर्म करता है, ग्रेना। अभी हमने बताया ना, एक सिक्के को थैलाक्वाइड बोलते हैं और इसके ग्रुप को समूह को क्या बोलते हैं, इसके ग्रुप को हम ग्रेना बोलते हैं। कम से कम 10 से 100 थैलाक्वाइड मिलते हैं, 10 से 100 थैलाक्वाइड मिलते हैं तो एक ग्रेनम बनाते हैं, और कई ग्रेनम मिलके क्लोरोप्लास्ट को बनाते हैं। ग्रेनम के ऊपर क्वांटासोम पाया जाता है, क्वांटासोम के अंदर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, ये भी याद रखेंगे। और इस क्लोरोप्लास्ट में 70S राइबोसोम होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम, यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम, और लेकिन यूकैरियोटिक के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी 70S राइबोसोम पाया जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है 70S, S मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या स्वेडबर्ग यूनिट। तो ये 70S राइबोसोम पाया जाता है और ये सर्कुलर डीएनए होते हैं, ये सर्कुलर लिखा, OR मतलब सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। तो आपसे पूछेगा विच ऑर्गेनेल्स हैव अ सर्कुलर डीएनए, तो आप क्या बताएंगे भाई, क्लोरोप्लास्ट, है ना। हम लोग में कैसा होता है, लीनियर होता है, लेकिन हम लोग के क्लोरोप्लास्ट में, प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में कैसा राइबोसोम होता है, सर्कुलर। जबकि सर्कुलर डीएनए किसका फीचर है, प्रोकैरियोट्स का फीचर है। जबकि क्लोरोप्लास्ट प्लांट में पाया जाता है और प्लांट एक यूकैरियोटिक सेल है, फिर भी इसमें जो है डीएनए कैसा पाया जाता है, सर्कुलर पाया जाता है। हम लोग में लीनियर पाया जाता है, हम लोग कैसा पाया जाता है, लीनियर पाया जाता है। और इसमें निफ जीन पाए जाते हैं, यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां हम वेरी इंपॉर्टेंट बोले वो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मतलब वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम दिमाग में सेट कर लेंगे। तो निफ जीन कहां पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। निफ का फुल फॉर्म नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन, याद रखेंगे। इसमें परिनाइड पाया जाता है, परिनाइड प्रेजेंट होता है। परिनाइड क्या भाई, परिनाइड एक प्रोटीनेशियस जो है स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन की बनी होती है, और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। ये हॉर्स शेप होता है, यानी घोड़े के नाल के आकार का होता है। और जैसे एंथोसिरास, जैसे क्या, एंथोसिरास क्या है भाई, एंथोसिरास सिलेजिनेला, मार्सिडिया, एक्कोसिटम, टेरिस, डिओप्टेरिस, ये सब क्या है, टेरिडोफाइट्स हैं। ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ब्रायोफाइट्स में कौन, रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरास, है ना, पोरेला, पीलिया, वो सब क्या है, ये सब जो है ब्रायोफाइट्स हैं, जिसे मॉस कहते हैं, जिसे पादप जगत का उभयचर कहते हैं। आपको मैं वीडियो जब हम सेलोजेनेटिक्स पढ़ लेंगे तो अगला वीडियो, हर एक वीडियो हम हर एक फाइलम का बनाएंगे,
प्रोटोजोआ, उसके मेन फीचर, क्लासिफिकेशन, एग्जांपल, पोरीफेरा, सिलिंड्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, है ना, एस्क्लेमेथिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकोनोडर्मेटा, कार्डेटा में हेमिकार्डा, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, है ना, क्रेनिएटा, फिर पीसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, मैमल्स, ये सारे हम लोग वीडियो एक एक वीडियो बनाएंगे। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, वो सारे हम लोग भर देंगे उसमें और आपको बताएंगे। तो एंथोसिरास में पारिनाइड पाया जाता है। पारिनाइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ऐसी संरचना है जो प्रोटीन की बनी है, ये एंथोसिरास में पाया जाता है। अभी हमने बोला सिलेजिनेला यानी टेरोफाइट्स है, जिसको फर्न बोलते हैं, इसे पादप जगत का वनस्पतिक सांप बोलते हैं, बॉटनिकल स्नेक बोलते हैं, इसके बारे में बताएंगे। तो सिलेजिनेला में और एंथोसिरास में पारिनाइड बॉडी पाई जाती है और ये फॉर्मेशन करते हैं ग्लूकोज का। किसका फॉर्मेशन करते हैं? ग्लूकोज का। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करेंगे ये, और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 और H2O को यूज करके जो है ग्लूकोज बनाया जाता है, यानी C6H12O6। तो याद रखेंगे हम क्वांटासोम के बारे में, थैलाक्वाइड के बारे में, 70S के बारे में, ग्लूकोज के बारे में याद रखेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है तो वो क्लोरोफिल की जो है वो स्ट्रक्चर क्या है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, कौन सा क्लोरोफिल ज्यादा कॉमन है, इसको देखते हैं। देखिए क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल B, C, D, E, क्लोरोफिल A, B, C, D, E। क्लोरोफिल ए क्या है भाई, इसका अगर फार्मूला देखें हम तो C55H72O5N4, ये N4 है, N4Mg। ये C55H72O5N4Mg, ये क्लोरोफिल ए का फार्मूला है। 75% प्लांट या एल्गी वगैरह में क्लोरोफिल ए ही पाया जाता है, इसलिए ए को जो है यूनिवर्सल क्लोरोफिल बोलते हैं। तो आपसे पूछेगा कि यूनिवर्सल क्लोरोफिल कौन है, तो आप क्या बताएंगे? फिर से बोलिए, क्या बताएंगे? क्लोरोफिल ए, ये यूनिवर्सल है, ये भी याद रखेंगे। और ये ब्लू कलर देता है, कैसा कलर देता है? ब्लू कलर। क्लोरोफिल बी का फार्मूला देखिए, C55H70O6N4Mg, यानी यहाँ जो 5 है यहाँ 6 हो गया, जो 72 है ये 70 हो गया। याद रखें क्लोरोफिल बी का है, ये 25% प्लांट्स में, या यूं कहें कि जहां पे क्लोरोफिल पाया जाता है, एल्गी में भी पाया जाता है, तो ये बीजीए में। और ब्राउन ये ब्राउन है, BROWN, ब्राउन्स नहीं, ब्राउन और रेड एल्गी में इस टाइप का पाया जाता है। क्लोरोफिल सी की बात करें, C35H32O5N4Mg, ये ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। और क्लोरोफिल डी का फार्मूला क्या है? C54H70O6N4Mg, ये रेड जो है रेड कलर का होता है। क्लोरोफिल ई भाई C15H72O5M4Mg, ये किसका है भाई? ये जेंथोफाइसी में पाया जाता है ना, जेंथोफाइसी पाया जाता है। इसके अलावा जेंथोफिल और क्या, जेंथोफिल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो क्या ये कैरोटीन है ना, कैरोटीन C14H56 जो ऑरेंज कलर देता है, और जेंथोफिल C40H56O2 ये येलो कलर देता है। याद रखेंगे, तो जेंथोफिल भी याद रखेंगे, है ना, कैरोटीन याद रखेंगे, ये कैरोटीन है ये, और ये क्लोरोफिल की ABCDE है, इनको याद रखेंगे। कलर याद रखेंगे, कौन यूनिवर्सल है, तो किसका फार्मूला क्या है, कौन सा कलर देता है, ये भी आप याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइज से और उनके कलर से भी आप याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। देखिए राइबोसोम के भी बारे में मैंने बताया था, दोबारा यहाँ लिखा हुआ है कि राइबोसोम सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है, ये बताया। और राइबोसोम के स्टडी किससे करते हैं? बाय अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। राइबोसोम स्टडी किससे करते हैं? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज से करते हैं। एक मशीन है ये, इसे प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं क्योंकि यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इसे सेल इंजन बोलते हैं क्योंकि बॉडी को बनाने के लिए क्या चाहिए? बॉडी बनाने के लिए क्या चाहिए भाई? प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन यहाँ बन रहा है, इसलिए प्रोटीन इंजन इसको बोलते हैं। और इसे पैलाडे ग्रेन्यूल बोलते हैं, इसको पैलाडे ने खोजा था, इसको पैलाडे ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। इसे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स ही बोलते हैं। और ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में अवेलेबल होता है, दोनों सेल में प्रेजेंट होता है। ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स है, अभी हमने बताया। इसे ऑर्गेनी बोलते हैं, ये भी अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया। ये एब्सेंट होता है मेम्ब्रेन RBC में, ये भी हमने बताया। इसकी यूनिट एस मतलब स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, जो है इसकी इकाई है, यूनिट है। इसके आगे देखते हैं, ये हम देख चुके थे। राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, एक राइबोसोम को बोलते हैं 70S,
एक को बोलते हैं एटीएस। इसको इस तरह से देखिए, सेल के आधार पे राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में कैसे होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 80S होते हैं और जिसके दो पार्ट है, एक 40S, इसको ऐसे लिखते हैं यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम होता है। 80S राइबोसोम के दो पार्ट है, आपसे पूछ सकता है कि 80S राइबोसोम के कौन से यूनिट या कौन से पार्ट्स बड़े होते हैं या कौन से छोटे होते हैं। तो एक होता है 40S और एक होता है 60S। एक होता है 40S, एक होता है 60S। 40S के एक पार्ट है 18S rRNA, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 60S के एक भाग है 5.8S nRNA और 5S RNA, है ना, यानी लिखा हो, मैं लिख दे रहा हूं। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। कौन सा भाई? 70S राइबोसोम। और 70S राइबोसोम जो है, 70S राइबोसोम जो कि फीचर है प्रोकैरियोटिक का, जो कि फीचर है प्रोकैरियोटिक का। बट अभी हमने बताया आपको कि यूकैरियोटिक के जो प्लास्टिड है, यानी जो क्लोरोफिल है और माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें भी 70S राइबोसोम पाया जाता है, भले यूकैरियोटिक हैं। और इसके अलावा प्रोकैरियोटिक में भी 70S राइबोसोम पाया जाता है। और ये दो इसके सब यूनिट होते हैं, एक 50 और एक 30। कितना भाई? एक 50 और 30, यानी इसके कितने यूनिट है? 50S और 30S। 30S के एक सब यूनिट है 16S 16.5, नहीं भाई, 16S rRNA, 5S rRNA, ठीक है, इसके और 23S RNA, ये इसके सब यूनिट है। तो इसके आगे बढ़ते हैं। आप राइबोसोम को याद रखेंगे कि राइबोसोम 50S किसका पार्ट है? 70S का। 40S 60S किसका पार्ट है? 80S का। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो 80S यूकैरियोटिक में और 70S प्रोकैरियोटिक में, लेकिन 70S यूकैरियोटिक के क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ये क्वेश्चन यहां से बनता है। और 70S, ये 5 नहीं है भाई, ये सही है। 70S और 70S जोड़ेंगे तो 100S होगा। इसको हम बोलते हैं कि ये डायमर बना लिया। क्या बना लिया? डायमर। और 80S मिलते हैं तो 120 यानी 120S बनाते हैं, ये भी डायमर बनाते हैं। और डायमर बनाने में यानी कि दो राइबोसोम को जोड़ने में जो है क्या मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता पड़ती है। तो आप पूछ सकता है कि दो सब यूनिट को जोड़ने के लिए राइबोसोम को किस आयन की आवश्यकता होती है? तो आप बोलेंगे मैग्नीशियम आयन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या डायमर बनाने के लिए कौन सा जो है जरूरी है आयन? तो आप बताएंगे मैग्नीशियम आयन। Mg++ नेसेसरी है, ऐसा लिखा हुआ है। अब हम लोग अगला ऑर्गेनेल पढ़ते हैं, सेंट्रोसोम। आपको याद होगा, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि 0+ अरेंजमेंट, 9+2 अरेंजमेंट, 9+0 अरेंजमेंट। तो वहां पे मैंने सेंट्रियोल का नाम लिया था। तो चलिए आ गया यहाँ पे सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम किससे बना होता है? सेंट्रियोल से बना होता है। इसको देखेंगे, बेंडेन ने इसको खोज की थी, नेम बावेरी ने दिया था। इसको डिप्लोसोम बोलते हैं। डिप्लोसोम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके बाहर का लेयर होता है जिसको सेंट्रोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोस्फीयर बोलते हैं। और इसके अंदर दो सेंट्रियोल होते हैं। क्या होते हैं? दो सेंट्रियोल, यानी सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फीयर मिलकर क्या बनाते हैं? सेंट्रोसोम बनाते हैं, जिसको कि रेंडेन और डिस्प्रे ने इसको बताया था। इसमें 9+0, ये प्लस है भाई, आप लिख देते हैं 9+0 अरेंजमेंट होता है। इसमें 9 ट्रिपलेट होता है, 0 तो 0 है ही है। तो 9+0 ट्रिपलेट मतलब 9 तिरिक 27, है ना। तो ये 9+0 अरेंजमेंट होता है। और सेंट्रियोल प्लस एस्ट्रल रे मिल करके एस्टर बनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रियोल प्लस एस्टर रे क्या होता है भाई? इस जो है सेंट्रियोल से कुछ रे निकले होते हैं, इसी रे को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रल रे बोलते हैं। एस्ट्रल रे और सेंट्रियोल मिलके क्या बनाते हैं? एस्टर बनाते हैं। ये एनिमल का फीचर है। और एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर मिलके स्पिंडल ऑपरेटस बनाते हैं, ये भी एनिमल्स का फीचर है। और केवल स्पिंडल फाइबर प्लांट का फीचर है। यानी आपसे पूछ देगा कि स्पिंडल फाइबर केवल, ओनली और ओनली स्पिंडल फाइबर कहां पाए जाते हैं? आप बोलेंगे प्लांट सेल में। आपसे पूछेगा स्पिंडल फाइबर और एस्टर कहां बनाते हैं? आप बोलेंगे एनिमल सेल में। आपसे बोलेगा एस्टर क्या होता है? तो आप बोलेंगे सेंट्रियोल प्लस एस्टर रे मिलके जो है एस्टर बनाते हैं।
ये बात एनिमल के लिए लागू होता है, ये बात एनिमल के लिए लागू होता है। केवल स्पिंडल फाइबर ही पाया जाता है प्लांट सेल में, ये बात याद रखेंगे। इसे जो है सेल सेंटर भी बोलते हैं। ये ए मेम्ब्रेनस होता है, देखिए इसको मैंने डॉट डॉट करके बनाया है, यानी इसको ऐसे ऐसे बनाएंगे, ए मेम्ब्रेनस है। आप कमेंट बॉक्स करके बताइए कि एक दूसरा कोई ऑर्गेनेल्स है जो ए मेम्ब्रेनस है, आप हमें बताइए। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है, एचटी बताइए स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है ये कार्ट व्हील, बैलगाड़ी के पहिए के समान होता है 9+0 अरेंजमेंट के साथ। अब जब आपको हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो इसका वीडियो बना के आपको दिखाएंगे कि कैसे इसका बनावट कार्ट व्हील जैसा है, ठीक है। और ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो आपसे पूछ सकता है कि विच ऑर्गेनेल विल हेल्प इन सेल डिवीजन या मियोसिस या माइटोसिस, तो आप क्या बताएंगे? सेंट्रियोल, क्योंकि ये दोनों सिरों पे अपने आप से खींचेंगे और एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियस पे आते हैं। किस पे आते हैं भाई? न्यूक्लियस पे आते हैं। अब अगला हम लोग ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे न्यूक्लियस। ध्यान रहे हम जो भी बात पढ़ रहे हैं बहुत तेजी के साथ पढ़ रहे हैं, केवल उतनी ही बात पढ़ रहे हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है या ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे आपको हम बात लेके आए हैं। सारी बातें अभी नहीं बताई जा सकती हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइम कम है और वैसे भी हम वीडियो थोड़ा लेट हमको हो जा रहा है, इसके लिए हमारे इनसाइड ग्लोबल की तरफ से हम माफ़ी चाहते हैं। बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी, एक दो दिन के अंदर आपको 2 वीडियो 3 वीडियो प्रतिदिन आपको देखने को मिलेगा। आप जो है ऐसा हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, ठीक है। ऐसा हमने पहले भी कहा था, कुछ इशू होने की वजह से हम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आपको वीडियो जो है अब बराबर मिलेगा आपको। अब न्यूक्लियस को जानते हैं, तो न्यूक्लियस क्या है भाई? अगर चाहे प्लांट सेल हो उसमें भी न्यूक्लियस पेरीफेरी पे होगा, एनिमल सेल होगा उसमें न्यूक्लियस सेंटर में होगा, लेकिन न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस को किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने ऑस्ट्रिच सेल पे। किससे भाई? ऑस्ट्रिच सेल पे। और हैमरलिंग ने खोजा था एसिटाबुलेरिया एल्गी पे। तो आपसे पूछ सकता है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी कौन किया, तो आप लिखेंगे क्या? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक ने 1.5 सेल को खोजा था, तो ऑर्किड सेल पे रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा, एसिटाबुलेरिया को हैमरलिंग ने खोजा। और कैरियोलॉजी, न्यूक्लियस के स्टडी को कैरियोलॉजी कहा जाता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर क्या कहते हैं? न्यूक्लियस ओरिजिनेट टू न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से ही बनता है, क्योंकि जब एक सेल 2 सेल में डिवाइड होती है तो न्यूक्लियस भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है ना। इन पैरामीशियम में जो है 2 टाइप के न्यूक्लियस देखे गए हैं, 2 टाइप के न्यूक्लियस देखे गए हैं। अगर पैरामीशियम की न्यूक्लियस की बात करें, जिसमें न्यूक्लियस 2 टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस और एक को बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस। ये पैरामीशियम है, ये पैरामीशियम है, इसमें 2 टाइप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक माइक्रो न्यूक्लियस जो रिप्रोडक्शन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस जो वेजिटेटिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये हैप्लोइड होता है और ये पॉलीप्लॉइड होता है। यानी माइक्रो न्यूक्लियस हैप्लोइड होता है, रिप्रोडक्शन पर्पज परफॉर्म करता है, और जो मैक्रो न्यूक्लियस हैं वो वेजिटेटिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ये पॉलीप्लॉइड होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ सकता है कि पैरामीशियम का कौन सा न्यूक्लियस वेजिटेटिव फंक्शन का है, कौन सा न्यूक्लियस रिप्रोडक्टिव फंक्शन का है, तो आप बोलेंगे माइक्रो न्यूक्लियस जो है वो रिप्रोडक्टिव पर जो है फंक्शन परफॉर्म करता है, और जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो वेजिटेटिव फंक्शन परफॉर्म करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपसे पूछ सकता है कि माइक्रो न्यूक्लियस हैप्लोइड है या फिर मैक्रो न्यूक्लियस, तो आप क्या बताएंगे? माइक्रो न्यूक्लियस। ये मल्टी न्यूक्लिएट हो सकते हैं, यानी कि जो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन देखने को मिलता है, जैसे स्केलेटल मसल में, ओपेलाइना में, स्कैरिस में, कोकोनट में, क्लेडोफोरा में, है ना, वेलिस्नेरिया में, इन सब में जो है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बोला जाता है, जिसको सिनसाइटियम कंडीशन बोलते हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलता है। ये एग्जांपल याद रखेंगे, स्केलेटल मसल, ओपेलाइना, स्कैरिस, कोकोनट, क्लेडोफोरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लिख रखेंगे, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं तो देखते हैं, अगर हम न्यूक्लियस का फिगर बनाए तो ये बात समझाएगी। जैसे हम न्यूक्लियस को बनाते हैं तो न्यूक्लियस को हम जरा तेजी के साथ बनाते हैं। जैसा हमने कहा कि हम इस जो सीरीज लेके चल रहे हैं इसमें फास्ट कवर कर रहे हैं, उतनी चीजों को बताने का कोशिश कर रहे हैं जितनी चीजें आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं, है ना। आलतू फालतू का हम लिख के नहीं रखेंगे। जैसे ये न्यूक्लियस है तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोनों मिला के न्यूक्लियर इन्वेलोप। इसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोलस, है ना, ये न्यूक्लियोलस है।
और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है ना। और इसके अंदर क्या है, अंदर बाहर भी क्रोमेटिन है, यही क्रोमेटिन आगे चल के डीएनए यानी क्रोमोसोम भी बनाएंगे, ये क्रोमेटिन है। तो हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है, पहला न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म को जो है सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने बताया था इसके बारे में। और ये प्रेजेंट, इसमें जो है कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं। ये डीएनए पॉलीमरेज में पाया जाता है जो रिप्लिकेशन करते हैं, और आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है जो ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। हमने आपको बताया था, देखिए डीएनए से डीएनए का बनना डुप्लीकेशन कहलाता है या रिप्लिकेशन कहलाता है, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है ये, और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है, जो कि जिसको हम प्रोटीन संश्लेषण या भाषांतरण या अनुवादन बोलते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियोलस की बात करें तो न्यूक्लियोलस ये है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है। एक सेल में एक न्यूक्लियस कम से कम हो सकता है, और एक न्यूक्लियस में कम से कम एक न्यूक्लियस हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे ओनियन में 4 न्यूक्लियोलस होते हैं, है ना। ये क्या है भाई, ये ए मेम्ब्रेनस है, इसको बनाया जाएगा तो एक्चुअली में इसको ऐसे बनाया जाएगा। अभी हमने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि सेंट्रियोल यानी जो सेंट्रोसोम है वो ए मेम्ब्रेनस है, तो दूसरा ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स कौन है, पार्ट कौन है, तो न्यूक्लियोलस। इसे न्यूक्लियोलस को भी ऐसे डॉट डॉट करके बनाते हैं, ऐसे डॉट डॉट करके बनाते हैं। तो ये ए मेम्ब्रेनस है, और ये साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछेगा कि आरएनए सिंथेसिस का साइट कहाँ है, स्थल कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे, न्यूक्लियोलस में। यानी कि ये आरएनए सिंथेसिस करता है, ये न्यूक्लियस को फॉन्टाना ने किया था, टर्म कौन दिया था, बाउमैन ने दिया था। ये राइबोसोम प्रोडक्ट ऑफ मशीन, इसको राइबोसोम प्रोडक्शन की मशीन बोला जाता है, राइबोसोम प्रोडक्शन की मशीन बोला जाता है किसको, न्यूक्लियोलस को। इसमें न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन NOR, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन पाया जाता है। किस नंबर है क्रोमोसोम पे, क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21, 22, इतने नंबर क्रोमोसोम के, ह्यूमन के जो क्रोमोसोम है इसमें न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन पाया जाता है। NOR क्या है, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे तो बताएंगे। और यानी क्रोमोसोम 13, 14, 15, 21, 22 इतने क्रोमोसोम पर NOR रीजन पाया जाता है। ये बात याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पहले हम इस तरह से पढ़ेंगे क्वेश्चन को करेक्ट कर सके, इसको डिटेल से जब पढ़ेंगे तो आपको हम बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे न्यूक्लियोपोर, अभी हमने न्यूक्लियस को बनाया, ये मेम्ब्रेन ऐसे हमने बनाई, इस तरह से हमने बनाया जब, तो ये जगह जगह ये जो न्यूक्लियस है इसमें जगह जगह क्या है, पोर है, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोपोर। इसमें साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म और जो है न्यूक्लियोप्लाज्म का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो न्यूक्लियोपोर को किसने बताया था, है ना, कैलन और टर्मिन ने बताया था। ये इसको इनर बल्ब भी कहा जाता है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, ये बाहर आउटर इनर है, इसको हम कैरियोथिका भी बोलते हैं, न्यूक्लियर इन्वोलोप भी बोलते हैं। ये डिसअपीयर इन प्रोफेज, यानी प्रोफेज यानी कि मियोसिस जो होती है उसके फेज होते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। फिर प्रोफेज के फेज लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डाइकाइनेसिस। तो जो प्रोफेज अवस्था है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाता है, और टीलोफेज में, टीलोफेज में ये फिर से रीअपीयर हो जाता है। तो आपसे पूछेगा कि जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस स्टेज में डिसअपीयर होता है और किस स्टेज में रीअपीयर होता है। तो डिसअपीयर पूछेगा तो प्रोफेज, रीअपीयर पूछेगा तो टीलोफेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी हमने बताया कि इसके अंदर क्रोमेटिन पाए जाते हैं। तो क्रोमेटिन के बारे में सबसे पहले फ्लेमिंग ने बताया था, 2 बार लिखा गया, इसे फ्लेमिंग ने बताया था। इसमें डीएनए प्लस हिस्टोन दोनों पाया जाता है। पिछले वीडियो मैंने बताया था कि डीएनए जो है बड़े होते हैं, इनको छोटा करने के लिए ये हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर काफी लिपट जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन कैसे होते हैं, H1, H2A, H2B, H3, H4, जिसमें कि H2A, H2B, H3 और H4 ये हिस्टोन प्रोटीन अंदर होते हैं, और जब डीएनए इस पर लपेटते हैं तो H1 जो है लिंकर प्रोटीन कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। ये जो क्रोमेटिन होता है 2 प्रकार का होता है। अगर क्रोमेटिन जहाँ ज्यादा डेंस हो गया है उसको हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, और जहाँ पे कम सघन है उसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन 2 टाइप के, एक यूक्रोमेटिन और एक हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन लाइट स्टेन देता है, एक्टिव होता है। हेट्रोक्रोमेटिन डार्क स्टेन देता है और इनएक्टिव होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे हम देखते हैं, अगला है न्यूक्लियोसोम। अभी हमने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है। अब आपको न्यूक्लियोसोम कह रहा है ना, न्यूक्लियोसोम कह रहा है। तो अभी हमने बताया कि ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन है, इस पे डीएनए आपस में लपेट लेते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। इसी से न्यूक्लियोसोम मॉडल बना हुआ है। न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसमें H2A, H2B ये वाला, H3 ये वाला, H4 ये वाला इसके अंदर होते हैं। और ये ऑक्टामर है, 4 आगे 4 पीछे है, तो इसको ऑक्टामर स्ट्रक्चर है। और जो H1 है, ये H1 ये लिंकर प्रोटीन है, अभी हमने बताया था। तो हिस्टोन के बारे में हमने जान गया, न्यूक्लियोसोम के बारे में हमने जान लिया, है ना। न्यूक्लियोसोम मॉडल भी देखेंगे, इसको न्यू बॉडी बोलते हैं, है ना, V8 भी बोलते हैं। न्यूक्लियोसोम में क्या है, डीएनए है, एसिडिक है, ये पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है ना। और ये इसमें हिस्टोन बेसिक प्रोटीन का है, ये पॉजिटिव चार्ज का है। तो इस तरह से हमने इसको देख लिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्रोमोसोम। ये बात क्रोमोसोम, डीएनए, ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको मैं बहुत तेजी के साथ, आपको खुद लग रहा होगा कि हम काफी फास्ट कवर कर रहे हैं, इस तरह कवर कर रहे हैं जिससे कि एग्जाम से पहले हम सारी चीजें एक बार देख लें, है ना। तो अभी हमने जो वीडियो बनाया वो लगभग 50 मिनट का है। ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाने पे आप उसको देख नहीं पाते हैं, है ना। तो एकदम एनर्जेटिक रहिए, एनर्जी के साथ वीडियो को देखिए, फटाफट देखिए, रिवाइज करिए, कॉपी पे लिखिए, फिर रिवाइज करिए, थ्राइज करिए और बार बार इसको पढ़िए। आपको क्वेश्चन जैसे इस तरह क्वेश्चन आएंगे आपको तुरंत याद आ जाएंगे, तुरंत याद आ जाएंगे, हाँ हमने यहाँ पढ़ा हुआ है, आपको याद हो जाएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा बताइएगा। थैंक यू।